साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम छात्रावास प्रबंधन, खेल एवं योग शिक्षा से संबंधित पूरे 52 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, साथ ही कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से छात्रावास अधीक्षक के परीक्षा हेतु पूरे 4 नंबर का तैयारी होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में छात्रावास और आश्रम के कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। साथियों मैं बताना चाहता हूं, राज्य में अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में छात्रावास और आश्रम के 3 स्तर पाए जाते हैं। आइए उसे देखते हैं कि वह कौन कौन सा 3 स्तर है। तो पहला स्तर है साथियों, पहला स्तर को बोला जाता है आश्रम, दूसरा स्तर को बोला जाता है प्री मैट्रिक छात्रावास और तीसरा स्तर को बोला जाता है पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। पहले स्तर आश्रम में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध होता है, साथ ही पढ़ाई उपलब्ध होता है, पढ़ाई कराया जाता है। और कहीं कहीं आपको आश्रम में पहली से लेकर 8वीं तक भी मिलेगा। और देखा जाए तो ज़्यादातर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे आश्रम में होते हैं। और दूसरा वही प्री मैट्रिक छात्रावास में 6वीं से 10वीं तक के बच्चों को आवासीय उपलब्ध कराया जाता है। वही पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो 11वीं से 12वीं अर्थात 11वीं 12वीं के बच्चों को आवासीय उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रम, प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है छात्रों के आयु का, ऑप्शन बी है शिक्षा के स्तर का, ऑप्शन सी है लोगों के संख्या का, ऑप्शन डी है सुविधाओं का। साथियों याद रखिएगा इन तीनों जो छात्रावास का प्रकार है, स्तर है आश्रम, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, उसमें मुख्य अंतर जो है शिक्षा के स्तर का है। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छात्रावास एवं आश्रमों में कुल कितने छात्रावास और आश्रम संचालित हैं? ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 3357, ऑप्शन सी है 2500, ऑप्शन सी है 3500। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर है 3357 है। टोटल छात्रावास और आश्रम मिलाकर हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3357 जो है संचालित है। याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा की पॉइंट देखते हैं। छात्रावास देखा जाए तो प्रदेश में विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्री मैट्रिक छात्रावास जो है 1675 है। वही पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की बात करें तो 457 है। तो दोनों मिलाकर कुल जो है 2132 छात्रावास संचालित हैं। ये छात्रावास है साथियों। वही हम अब आश्रम देखेंगे, उससे पहले देखते हैं इसमें स्वीकृत सीटों की संख्या अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये छात्रावास की सीटों की संख्या है 1,13,482। और वही आश्रम की बात करें तो प्रदेश में विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग 1225 आश्रम संचालित हैं, जिसमें स्वीकृत सीट जो है 84,208 है। आश्रम में स्कूल के साथ साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध किया जाता है, सुविधा प्रदान की जाती है। कुल छात्रावास एवं आश्रम मिला दिया जाए तो 3357 है। याद रखिएगा। और यही इस प्रश्न में पूछा गया है। कुल लाभान्वित विद्यार्थी सीट पूछ दिया जाएगा तो 1,97,690 सीट है। याद रखिएगा आश्रम और छात्रावास दोनों मिलाकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आश्रम या छात्रावास अधीक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है प्रशिक्षक, ऑप्शन बी है रोजगार प्रदाता, ऑप्शन सी है शिक्षक, ऑप्शन डी है अभिभावक। साथियों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न। आश्रम या छात्रावास अधीक्षक की, आश्रम अधीक्षक या छात्रावास अधीक्षक की भूमिका जो है अभिभावक की होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छात्रावास प्रबंधन में किसका प्रबंधन करना सबसे महत्वपूर्ण है? पुस्तकालय की, भोजन एवं सुरक्षा की, सामाजिक कार्यकलाप की, साइबर सुरक्षा की। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर है, भोजन एवं सुरक्षा की प्रबंधन करना सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छात्रावास प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, छात्रों के आवासीय सुविधाओं का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी है छात्रों के सामाजिक कार्यकलापों का समन्वय करना,
ऑप्शन डी है छात्रों के साइबर सुरक्षा की जांच करना। याद रखिएगा छात्रावास प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी है छात्रों की आवासीय सुविधाओं का प्रबंधन करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छात्रावास अथवा आश्रम संचालन नियम किसके द्वारा प्रबंधित और संचालित होते हैं? शिक्षा विभाग द्वारा, खेल विभाग द्वारा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा, ऑप्शन डी है सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा। याद रखिएगा साथियों छात्रावास या आश्रम जो है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा, विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना में माह में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कितनी बार कराया जाता है? साथियों याद रखिएगा स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना के अंतर्गत माह में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण 2 बार कराया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। आइए इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। यह जो है स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना जो है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिनका उद्देश्य है विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र अथवा छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रारंभ हुआ था। यह योजना 2007-8 में पूछा जा सकता है कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 2007-8 में। और लाभ किनको होना है? तो अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में 2 बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण। इस प्रकार यह प्रश्न में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विशेष शिक्षण केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? अर्थात इसे विशेष कोचिंग क्लासेस योजना भी कहा जाता है साथियों। इसका उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है खेल कूद के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को कला क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी है कमजोरी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था, और ऑप्शन डी है आर्थिक सहायता प्रदान करना। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है कमजोरी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था। आइए इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र अर्थात ट्यूशन योजना जो है किस प्रकार इसमें संचालित किया जाता है? देखिएगा दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं। फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के छात्रावासों अथवा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदिवासी विकास खंड के छात्रावास समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत, ऑप्शन बी है विकास खंड मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठतम प्राचार्य, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय विधायक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, ऑप्शन डी है विकास खंड शिक्षा अधिकारी। साथियों आदिवासी विकास खंड के छात्रावास समिति का अध्यक्ष जो है ऑप्शन ए अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आंसर है। वही अगर गैर आदिवासी विकास खंड के छात्रावास समिति में अध्यक्ष कौन होता है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आंसर है जिला कलेक्टर या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति। ये गैर आदिवासी विकास खंड के जो छात्रावास समिति होते हैं उसके अध्यक्ष जो है जिला कलेक्टर या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छात्रावास एवं आश्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ना, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देना। साथियों आप सभी को मालूम है कि छात्रावास एवं आश्रम का उद्देश्य जो है ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा। आइए स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना कब शुरू हुई थी ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऊपर हम इसके बारे में देखे भी हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है साथियों। 2007-8 में यह योजना जो है प्रारंभ किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना की पात्रता हेतु कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं? 40%, 50%, 60%, 45%।
साथियों याद रखिएगा, प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्रता जो न्यूनतम अनिवार्य जो प्रतिशत है वो 45% है। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना जो है उद्देश्य है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अधिकतम प्रावीण्यता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है इनका उद्देश्य। और जो है पात्रता की बात करें तो माध्यमिक तथा हाई स्कूल के प्रथम प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी या कक्षा 5वीं तथा 8वीं की परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त हो, लगातार उत्तीर्ण होने पर हाई स्कूल तक जो है प्रावीण्यता योजना के तहत जो है राशि प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कन्या साक्षरता योजना या कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति की राशि कितनी होती है? ऑप्शन ए है ₹1000, ऑप्शन बी है ₹500, ऑप्शन सी है ₹2000, ऑप्शन डी है ₹3000। साथियों कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति जो है ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है ₹500 प्रदान की जाती है। आइए देखते हैं। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना उद्देश्य है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए। पात्र कौन होते हैं? शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति या जनजाति की छात्राएं। छात्रवृत्ति मिलती है ₹500, याद रखिएगा, और यह 10 माह के लिए होता है, इन्हें भी याद रखिएगा। किस योजना में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रोत्साहन है? साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, विद्यार्थी कल्याण योजना में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रोत्साहन है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विद्यार्थी कल्याण योजना में जो लाभार्थी होते हैं गरीब अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थी होते हैं। उद्देश्य है आकस्मिक चिकित्सा गणवेश एवं उनकी विभिन्न रुचियों को प्रोत्साहन करने तथा व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु इन्हें राशि प्रदान की जाती है और राशि होती है ₹50 से लेकर ₹500 तक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत गैर छात्रावासी को सालाना कितनी राशि प्रदान की जाती है? याद रखिएगा साथियों, ये अस्वच्छ धंधा जिनके माता पिता अस्वच्छ धंधा करते हैं उनके बच्चों को जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और उसमें 2 प्रकार के होते हैं, गैर छात्रावासी और छात्रावासी, और दोनों को अलग अलग राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा गैर छात्रावासी को इस प्रश्न के हिसाब से जो है ऑप्शन सी में इसका जो आंसर होगा साथियों ₹3500 प्रदान की जाती है गैर छात्रावासी को। और वही देखते हैं अस्वच्छ धंधा के बारे में कि अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना में उद्देश्य है अस्वच्छ धंधों अर्थात शौचालय की सफाई, मृत जानवरों के चमड़ा निकालना, कचरा बीनने वाले या नाली सफाई करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जो परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके जो है शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना है, याद रखिएगा। तो पात्र कौन होते हैं? अस्वच्छ धंधा व्यवसाय में कार्यरत माता पिता के कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को माता पिता के अस्वच्छ धंधा व्यवसाय ऑनलाइन बने प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाता है। और याद रखिएगा छात्रावासी को ₹8000 सालाना और वही गैर छात्रावासी को ₹3500 प्रति वर्ष दिया जाता है 10 माह हेतु। याद रखिएगा यह 10 माह हेतु जो भी ये योजनाएं होंगी साथियों, ज़्यादातर योजनाएं में जो है 10 माह के लिए ही जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन छात्रावासों से रिलेटेड जो छात्रवृत्ति होगी वो 10 माह के लिए ही होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ST/SC मेधावी छात्रों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, ₹15,000 प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ST/SC जो मेधावी बच्चे होते हैं उन्हें जो है ₹15,000 राशि प्रदान की जाती है। आइए देखते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री जो ज्ञान प्रोत्साहन योजना है उसमें उद्देश्य है SC/ST मेधावी छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता हेतु प्रदान की जाती है और प्रोत्साहन राशि है ₹15,000 एक मुश्त एक बार देय होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना का प्रारंभ जो है 2010 में हुआ था। याद रखिएगा इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना जो है, लाभार्थी होते हैं अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी उप योजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए है। प्रारंभ हुआ था 2010 में और इस योजना के 4 घटक है साथियों। पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने घटक है, तो 4 घटक। पहला है आस्था, दूसरा है निष्ठा, तीसरा है प्रयास, चौथा है सहयोग। आइए इसके बारे में भी जानते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आस्था जो है नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में आस्था गुरुकुल विद्यालय संचालित है। अगर पूछा जाता है आस्था का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दंतेवाड़ा जिला में, याद रखिएगा। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक पूरे वर्ष भर निःशुल्क शिक्षा, भोजन, मनोरंजन, खेल एवं आवास आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। आस्था जो योजना है साथियों, वर्ष 2007 में यह योजना प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। वही अब दूसरा जो है घटक निष्ठा देखते हैं। इसके तहत पीड़ित परिवारों के लिए 1 से 12वीं के बच्चों को राजनांदगांव जिले के निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाता है। याद रखिएगा साथियों, इस निष्ठा के तहत जो है जो भी पीड़ित परिवार होते हैं नक्सल इलाकों से, तो जो भी मतलब जिस तरीके से भी पीड़ित होते हैं उनके परिवार के बच्चों को, याद रखिएगा, राजनांदगांव जिले के निजी शालाओं में अध्ययन कराया जाता है। वर्ष जो है 2020-21 में यह योजना बंद कर दी गई, इसे भी याद रखिएगा साथियों। निष्ठा योजना को जो है 2020-21 में बंद कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रयास नाम से ही स्पष्ट है साथियों कि इसमें जो है प्रयास किया जाता है। और किस चीज़ के लिए प्रयास किया जाता है, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित जिलों के आदिवासी उप योजना क्षेत्र के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक शालेय शिक्षा के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा, NDSE, CA, CS, CMA तथा क्लैट इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों की स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल होने योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, यह 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए है और इन्हें जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा और भी अन्य प्रकार के जो शिक्षा है उसमें सफल इंजीनियरिंग कराने के लिए, मेडिकल में सिलेक्शन करवाने के लिए, इन सभी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत। आइए इसके बारे में और देखते हैं। वर्तमान में जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, कोरबा, जशपुर तथा बालोद जिला मुख्यालय में कुल 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। याद रखिएगा कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है पूछा जाएगा, तो कुल 14 है और इन जिलों में जो है संचालित है। याद रखिएगा। सहयोग चौथा घटक है सहयोग। इस योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। अर्थात ये नाम से स्पष्ट है साथियों, सहयोग किया जाता है, कुछ राशि सहयोग किया जाता है। उक्त योजना वर्तमान में दंतेवाड़ा मुख्यालय में संचालित है। अगर पूछा जाता है सहयोग का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो दंतेवाड़ा मुख्यालय में स्थित है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के कितने घटक हैं? साथियों याद रखिएगा, अभी हम ऊपर देखे भी हैं मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के जो 4 घटक हैं उस पर चर्चा किए हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है, जिसमें हम आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग ये 4 घटक को देखे हैं। निश्चित रूप से इसका आंसर 4 होगा, पूछा भी जा सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छात्रावासी को कितने माहों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, छात्रावासों को 10 माह के लिए ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आस्था गुरुकुल विद्यालय किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है दंतेवाड़ा जिले में आस्था गुरुकुल विद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आस्था योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है 2007 में जो है आस्था योजना की शुरुआत हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निष्ठा योजना किस जिले में लागू थी? याद रखिएगा साथियों, लागू थी, यह अब बंद कर दिया गया है। तो याद रखिएगा राजनांदगांव जिले में यह निष्ठा योजना लागू थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निष्ठा योजना कब बंद कर दी गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है 2020-21 में निष्ठा योजना बंद कर दी गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
किस संस्था में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, NTSE, CA, CS, CMA और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान की जाती है? तो याद रखिएगा, इसके तहत जो है इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है साथियों। प्रयास योजना के तहत इन सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसका जो है कोचिंग उपलब्ध कराया जाता है प्रयास आवासीय विद्यालय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं? तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका आंसर है, 14 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सहयोग योजना द्वारा उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता किस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है? याद रखिएगा साथियों, जो 12वीं उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें जो है सहयोग योजना द्वारा उच्च शिक्षा के लिए जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छात्र दुर्घटना बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन जो है बी दिखाई दे रहा है साथियों, इसका जो आंसर होगा छात्रों को दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छात्रावास प्रबंधन का सबसे निचला स्तर किससे जुड़ा है? संचालक, सहायक अधीक्षक, अधीक्षक, छात्र समिति। छात्रावास प्रबंधन का सबसे निचला स्तर जो है छात्र समिति से जुड़ा हुआ है साथियों। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस पंजी में संस्था के समस्त कर्मचारियों के नाम अंकित होते हैं? स्वास्थ्य परीक्षण पंजी, आवक जावक पंजी, कर्मचारी उपस्थिति पंजी, बैठक या प्रस्ताव पंजी। तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, कर्मचारी उपस्थिति पंजी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिभावक द्वारा कभी कभी बिना आज्ञा एवं अनावश्यक कारणों से अपने बाल्यों के घर ले जाने की चेष्टा है। संस्था के संचालन में बाधा डालना, आश्रम या छात्रावास में जबरन प्रवेश को बढ़ावा देना, संस्था का अनुशासन भंग करना, आश्रम की सुरक्षा कम करना। साथियों ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, संस्था का अनुशासन भंग करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब योग शिक्षा से है प्रश्न, योग सूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है कपिल मुनि। आप सभी जानते होंगे योग सूत्र की स्थापना पतंजलि जी के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भगवत गीता में कितने प्रकार के योग का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर है। 4 प्रकार के जो है योग के बारे में बताए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में। तो 4 प्रकार के जो योग हैं वो इस प्रकार के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पतंजलि जी ने योग प्रणाली के कितने योग बताए हैं? 5, 6, 7, 8। ऑप्शन डी इसका आंसर है। पतंजलि जी ने अष्टांग योग प्रणाली के बारे में बताया है, अर्थात 8 यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत समग्र आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया है। और कौन कौन सा अष्टांग योग है? तो याद रखिएगा, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो इस प्रकार साथियों पतंजलि जी के द्वारा अष्टांग योग प्रणाली के बारे में वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम जो है 5 प्रकार के होते हैं साथियों। और कौन कौन सा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टांग योग का अंग नहीं है? धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और ऑप्शन डी है काम। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है साथियों, काम जो है इसका आंसर होगा, अष्टांग योग का अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते होंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है? ऑप्शन ए है हलासन, ऑप्शन बी है शीर्षासन, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है वज्रासन। याद रखिएगा साथियों, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है वह है ऑप्शन डी वज्रासन, जिसको बोला जाता है कि वज्रासन करने से खाना जो है जल्दी पचता है। तो पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए यह आसन किया जाता है वज्रासन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
आसनों का राजा किसे कहा जाता है? साथियों याद रखिएगा, आसनों का राजा शीर्षासन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोके रखना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। साथियों ऑप्शन डी इसका आंसर है, उपरोक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खेल का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? ये खेल शिक्षा से प्रश्न है साथियों, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है साथियों। एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक है, खेल के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिया गया है इनके द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खेल का संरचनावादी सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? साथियों खेल का संरचनावादी सिद्धांत जो है पियाजे जी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खेल एवं शारीरिक शिक्षा में सबसे अधिक प्रभावी जनसंपर्क का तरीका निम्नलिखित में से क्या है? दूरदर्शन कार्यक्रम, अध्यापक अभिभावक की बैठक, सी है खेल प्रतियोगिताएं, ऑप्शन डी है गीत संगीत का कार्यक्रम। साथियों खेल एवं शारीरिक शिक्षा में सबसे अधिक प्रभावी जनसंपर्क का तरीका जो है खेल प्रतियोगिताएं हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेल का कार्यक्रम तय करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है पूछा गया है। उम्र एवं लिंग, प्राथमिक चिकित्सा के साधन, बच्चों की आवश्यकताएं, बच्चों का धर्म। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर है। बच्चों का धर्म याद रखना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा खेल शिक्षा देने के समय ऑप्शन डी इसका आंसर है। खेल प्रबंधन है एक कला एक विज्ञान, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेल प्रबंधन जो है साथियों ए और बी दोनों है, सी इसका आंसर है। एक कला भी है और विज्ञान भी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वर्षों में खेल वस्तु की ओर उन्मुख होता है, खेल के केंद्र में वस्तु होती है और आदान प्रदान में खेलने वालों की भूमिकाएं गौण होती हैं। यह विचारधारा किस विद्वान का है? साथियों याद रखिएगा यह विचारधारा ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है पियाजे जी का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चे बिना किसी विशेष निर्देश के अपने आप खेलते हैं, यह किस प्रकार का खेल है? याद रखिएगा यह स्वतंत्र खेल है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चा घर बनाने के बाद यह कल्पना कर सकता है कि वह घर का मालिक है, किस प्रकार के खेल को प्रदर्शित करता है? तो यह जो है ऑप्शन सी कल्पनात्मक खेल को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कक्ष, स्थान, मैदान, छत। साथियों याद रखिएगा शारीरिक शिक्षा के लिए कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मैदान है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। ऑप्शन डी है व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। साथियों ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से खेल प्रबंधन की प्रकृति क्या है? खेल प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, खेल प्रबंधन सामूहिक क्रिया है, समन्वय स्थापित करने की कला है, उपरोक्त सभी। साथियों इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। इस प्रकार देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।